students, we have done with the Treaty of Vienna in the last class. Okay, now I am starting with the unification of Germany. इसके बीच में अभी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो हमने करने हैं, जैसे रोमांटिसिज्म है, रिवॉल्यूशन पीरियड है, रिवॉल्यूशन एरा है, ठीक है, वो भी हम करेंगे. बट मैं चाहती हूँ कि जो टॉपिक से रिलेटेड आपका एक इशू है उसको भी हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम्स में बहुत इम्पॉर्टेंटली अपना रोल प्ले करता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझना है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. ओके, तो ध्यान रखेंगे, जब मैंने आपको कांग्रेस ऑफ वियना बताया था तो देखिए ये इस टाइप का कुछ पिक्चर आपके सामने आएंगी. कांग्रेस ऑफ वियना के टाइम में क्या हुआ था कि ये लोग सभी असेंबल्ड हुए थे जनरली कि जो फ्रांस वाला एरिया है उसको बांट देते हैं. ठीक है, उसके साइड वाइज जो एरिया है उसको बांट देते हैं, यूरोप को बांट देते हैं, ताकि जिसके पास भी जो कंट्री आ रही हैं वो उन्हें अच्छे से मैनेज करें. ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे यूरोप का मैप लेकर बैठे हुए हैं और जो प्रेसिडेंसीज़ हैं अलग अलग नेशंस की, अलग अलग एरिया वाइज, अलग अलग रीजन वाइज वो उस चीज़ को कंट्रोल करने की ट्राई कर रही हैं. ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी एक बात समझेंगे कि जब फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्टे रूल कर रहे थे तो उन्होंने 39 जर्मन कॉन्फेडरेसीज बनाई थी, है ना. मैंने आपको बताया था देवर रिमेन अनटच्ड. वो जनरली वो जो जर्मन कॉन्फेडरेसीज बनाई थी उन्होंने, वो क्या थी, स्पेशली उन एरिया को जहाँ पर जर्मनी कॉमनली बोली जाती थी. ठीक है, जो जर्मनी लैंग्वेज थी, जो जर्मन लैंग्वेज थी जहाँ पर वो कॉमनली बोली जाती थी, उन्होंने उन कॉन्फेडरेसीज का नाम दिया था. और ये कितने स्टेट से, ये 39 स्टेट से. ठीक है, बट अब हमने क्या पढ़ा था कि जनरली जो ट्रीटी ऑफ वियना थी और जो कांग्रेस ऑफ वियना थी उसमें उस टाइम में नेपोलियन बोनापार्टे ने जिस भी तरह का रूल बनाया था हर चीज़ को अंडो करने की बात की गई थी. मतलब हर चीज़ को वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहे थे, हर चीज़ चेंज कर रहे थे. सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ थी, वो थी ये 39 जर्मन कॉन्फेडरेसीज जिनको कि सेम रहने दिया गया. अब देखिए क्या हुआ कि जब जर्मनी के यूनिफिकेशन की बात करते हैं, है ना, तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है नेपोलियन का. वो कैसे आ जाता है समझने की कोशिश करेंगे कि जर्मनी के यूनिफिकेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहा है. ठीक है, थोड़ी देर नेपोलियन को भूलिए, नेपोलियन को अभी कंटिन्यू करेंगे. यहाँ पे जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ कि जर्मनी की जो यूनिफिकेशन रही है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो रहा है वो प्रशिया का रहा है. प्रशिया एक ऐसा राज्य था जिसने आमतौर पे जर्मनी की जो यूनिफिकेशन थी उसे यूनिफाइड करने में अपना बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है. मैप में देख लेंगे प्रशिया कहाँ है. देखिए 1812 का मैप अगर मैं देखती हूँ तो प्रशिया ये वाला एरिया है ना, यहाँ देखिए. ठीक है, आज 1815 का मैप अगर मैं देखती हूँ तो प्रशिया ये वाला एरिया है, ग्रीन. इसने अपने एरिया को बढ़ा दिया है. ओके, ये देखिए प्रशिया और यहाँ ये रहा प्रशिया. ठीक है, आप देखिए क्या होता है जनरली कि ये जो प्रशिया है ये एक ऐसा राज्य है जहाँ जो जनरली रूलर हैं वो अपना एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं. ठीक है, प्रशिया जनरली जो कंट्री है, जो स्टेट है, वो क्या करना चाह रही है कि जो रूलर है ना वहाँ के, जिनका नाम है किंग विलहेल्म फर्स्ट. ठीक है, जो प्रशिया के किंग है उनका नाम क्या है, किंग विलहेल्म फर्स्ट, जिन्होंने सक्सीड किया था फ्रेडरिक विलियम को. तो जनरली क्या चाह रहे हैं कि मैं जो है अपने एरिया का एक्सपेंशन करूं, चाहे मेरा किसी भी डायरेक्शन में एक्सपेंशन हो, नॉर्थवर्ड हो, ईस्टवर्ड हो, साउथवर्ड हो, वेस्टवर्ड हो, बट मैं अपने एरिया का एक्सपेंशन चाहता हूं. एक्सपेंशन मतलब क्या है कि मान लीजिए ये वाला एरिया प्रशिया का है, तो वो क्या कह रहे हैं, मैं इसको इधर से भी बढ़ाऊँ, इसको इधर से भी बढ़ाऊँ, नॉर्थवर्ड भी, इसको ईस्टवर्ड भी बढ़ाऊँ और इसको साउथवर्ड भी बढ़ाऊँ. मैं इस एरिया का एक्सपेंशन करूँ सो दैट कि मेरी जो टेरिटरी रीजन है, मेरा जो टेरिटोरियल रीजन है वो बढ़ जाए. ठीक है, बट वो अब ये सारी चीज़ें अकेले नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि बाकी अदर भी तो प्रेसिडेंसीज हैं जो उनके साथ में चल रही हैं या उनके बॉर्डर्स पर हैं. तो इसके लिए उन्हें किसी की हेल्प चाहिए. ठीक है, वो जनरली किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं या किसी एक ऐसी पॉलिसी को ढूंढ रहे हैं जिसके थ्रू कि वो इन रीजन्स पर अपना कंट्रोल कर पाए. और इसीलिए उन्हें एक लीडर दिखता है
जिसे वो अपॉइंट करते हैं अपने मिलिट्री लीडर के रूप में, जिसका नाम है ओटो वन बिस्मार्क। बहुत इम्पॉर्टेंटली नाम याद रखेंगे, सी ओटो वन बिस्मार्क, ही इज़ ओके ओटो वन बिस्मार्क, जिनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल दिखेगा हमें जर्मनी की यूनिफिकेशन में। याद रखेंगे, जर्मनी की यूनिफिकेशन में हमने 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंटली पढ़नी है। नेपोलियन बोनापार्टे का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्टे का कंट्रीब्यूशन जो है वो इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं है, बट वो जो 39 जर्मन कॉन्फेडरेसीज हैं वही नींव रखती है इस जर्मनी को यूनिफाई करने की, ठीक है। इसके बाद सेकेंड, प्रशिया के जो रूलर है किंग विलहेल्म फर्स्ट, एंड देन ही अपॉइंटेड ओटो वन बिस्मार्क एज हिज मिलिट्री लीडर। तो जनरली ये जो यूनिफिकेशन है, ठीक है, इसमें हम 2 चीज़ों को बहुत इम्पॉर्टेंटली पढ़ते हैं। एक तो वो जो नेपोलियन ने 39 स्टेट्स की कन्फेडरेशन बनाई थी, है ना। देखिए यहाँ पे रोल ऑफ नेपोलियन एंड जॉन वलेराइन इन जर्मन यूनिफिकेशन। जनरली क्या हुआ था कि इस टाइम में जो पूरा का पूरा जर्मनी था वो छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ था, ठीक है, और ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया वो 2 बिग स्टेट्स थे, जहाँ पे कि 300 स्मॉल या 300 से भी ज़्यादा स्मॉल जो है जर्मन स्टेट्स थे, कुछ रूरल एरियाज थे, है ना। अब इन्हीं में क्या हुआ कि नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को हराया, ठीक है, जब उसका युद्ध हुआ ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जो राइन रिवर वहाँ पर है ना, राइन रिवर वाला जो एरिया है जहाँ पर जनरली जर्मनी बोली जा रही थी, उसने उन 39 स्टेट्स को जर्मन कन्फेडरेशन कहा, ठीक है। तो इस तरह से नेपोलियन ने शुरुआत करी राइन कन्फेडरेशन की या जर्मन कन्फेडरेशन की, और वहाँ पे अपने नियम, अपने जो रूल्स हैं उन्हें लागू करा। और इसी तरह से जर्मनी के लोगों में भी ये आइडिया आया कि हम लोगों को अपने आप को यूनिफाई करना चाहिए। उन्होंने जनरली ये जो आइडिया था वो कहाँ से लिया, नेपोलियन से लिया, कि जिस तरह नेपोलियन ने उन एरियाज़ को यूनिफाई कर दिया है वैसे ही हम भी अपने नाम पर एरियाज़ को यूनिफाई कर सकते हैं, और मैं अपनी बाउंड्री को एक्सटेंड कर सकता हूँ, ओके। तो ये था सबसे पहला जहाँ पे हमने रोल पढ़ा किसका, नेपोलियन का। सेकेंड जो रोल है वो है जॉलवेराइन का, ठीक है। जॉलवेराइन जो एक तरह की कस्टम यूनियन थी, जो कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1819 में, ठीक है। जनरली कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी, जर्मनी के स्टेट्स जो कन्फेडरेशन थी 39 स्टेट्स की, वहाँ पर किसकी लीडरशिप में एक्सटेंड हुई थी, एस्टेब्लिश हुई थी, प्रशिया के किंग विलहेल्म की लीडरशिप में, ठीक है। और 1834 तक जनरली जितने भी ये जर्मनी के स्टेट्स थे सब ने इस जॉलवेराइन को ज्वाइन किया। अब ये देखो जॉलवेराइन है क्या, जॉलवेराइन का मतलब क्या है, इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी। ये जो बेसिकली 39 स्टेट्स थे ना, इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी जिसमें कि ये लोग क्या बात रखते थे कि हम चाहे एक दूसरे के साथ कितना भी ट्रेड करें, कितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, पर जब भी हम ट्रेड किया करेंगे तो हम एक दूसरे पर टैक्स इम्पोज नहीं करेंगे, टैक्स जो है वो नहीं लगाएंगे, जिसे ही कस्टम यूनियन कहा गया, ठीक है। क्या समझ में आया आपको कि ये लोग जितना भी इन 39 स्टेट्स के बीच में ट्रेड क्या करेंगे उस पर किसी भी तरह का टैक्स इम्पोज नहीं करेंगे, किसी भी तरह का टैक्स जो है नहीं लगाएंगे। तो जनरली क्या हम कह सकते हैं कि टेरिटोरियली मतलब कि एरिया वाइज तो ये यूनाइट नहीं हुए थे, बट अगर मैं इकोनॉमिकली टर्म्स में देखूं तो ये यूनाइट हो चुके थे। क्यों? क्योंकि एक जैसी इकोनॉमिक जो लॉज इन पर इम्पेक्ट होने चाहिए वो हो रहे थे, ठीक है। और ऑस्ट्रिया ने इस जॉलवेराइन को ज्वाइन करने से मना कर दिया था, तो ऑस्ट्रिया जो है वो अलग रह गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है जनरली इसके बाद। तो हमने 2 चीज़ें पढ़ी यहाँ पे, एक तो रोल ऑफ नेपोलियन जो कि उन्होंने 39 कन्फेडरेसीज बना कर दी, एंड सेकेंड हमने क्या पढ़ा, रोल ऑफ जॉलवेराइन। जॉलवेराइन में हमने क्या पढ़ा कि वो जो 39 स्टेट्स हैं वो टेरिटोरियली तो नहीं बट इकोनॉमिक टर्म्स में जो है आपस में आपस में यूनिफिकेशन बना चुके थे। अब देखिए थर्ड स्टेप हम पढ़ेंगे बिस्मार्क का, है ना। अब हम बिस्मार्क का कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि जर्मन कन्फेडरेशन में बिस्मार्क का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। अच्छा एक और चीज़, आप एरिया देखेंगे, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये दोनों जो मैंने मैप लगाए हैं
1812 और 1815 का ये क्यों लगा है, ताकि आप समझे। देखिए ये वाला रीज़न दिख रहा है आपको, ये वाला रीज़न, ये देखने की कोशिश करिए। यहाँ पे बहुत कम प्रेसिडेंसीज दिखेंगी आपको, है ना, पर्टिकुलरली प्रेसिडेंसी जो है बहुत कम है। और अब इस वाले एरिया में देखिए, मैंने याद हो तो आपको ट्रीटी ऑफ वियना में बताया था कि आप लोग जो है डेवलप कर दो स्टेट्स को फ्रांस के बॉर्डर पे, सो दैट इट कैन नॉट बी एक्सपेंड इन फ्यूचर। यहाँ पे यही हुआ है 1815 में। 1812 में जो प्रेसिडेंसीज थी उन्होंने छोटे छोटे स्टेट्स जो हैं, छोटी छोटी कन्फेडरेसीज जो हैं, यही हैं वो 39 स्टेट्स जो कि डेवलप हो गए थे। ठीक है, इसे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा तो इस तरह के छोटे छोटे पार्टीशंस जो हैं आपको छोटी छोटी कंट्रीज़ जो हैं देखने को मिलेंगी। ठीक है, यूरोप के अंदर ये है आपका फ्रांस, ये है स्पेन, और ये हैं छोटी छोटी कंट्रीज़। ओके, अब देखिए होता क्या है जनरली, ये है 1812 का टाइम, है ना। तो जो रेड बॉर्डर एरिया है ये ब्रिटिश के अंदर में है, जो डार्क ब्लू है, नेवी कलर है, ये नेपोलियन का एम्पायर है। ठीक है, ये जो आपको लाइट ब्लू दिख रहे हैं ये डिपेंडेंट स्टेट्स हैं, मतलब जो नेपोलियन पर डिपेंड करते थे। और ये जो पर्पल कलर के हैं ये है एलाइज ऑफ नेपोलियन, मतलब जिनसे नेपोलियन ने अपना अच्छा घनिष्ठ संबंध बना लिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, कि ये जो जर्मनी छोटा सा दिख रहा है ये, ठीक है, किस तरह से ये इतना बड़ा बन जाता है, किस तरह से ये यूनिफाइड हो जाता है। ये जो बीच वाला एरिया है इसे भी अपने आप में मिला लेता है। ठीक है, तो ये जो बिस्मार्क का कंट्रीब्यूशन है इसे मैं 3 फेजेस पे पढ़ूंगी। ठीक है, आप कोशिश करेंगे इसको समझने की। तो अभी तक हमने जनरली क्या देखा कि यूनिफिकेशन जो हो रहा है जर्मनी का, उसमें जर्मनी के साथ किन चीज़ों की बात कर रहे हैं, किन चीज़ों को यूनिफाई करने की बात कर रहे हैं, उन 39 स्टेट्स की जो कि नेपोलियन ने अपने टाइम में 39 कन्फेडरेशंस बनाई थी। किसके बेसिस पर? लैंग्वेज के बेसिस पर। दूसरा, उन्हीं 39 स्टेट्स में जो जॉल्वरेन लागू हुआ था जिसकी वजह से वहाँ पे इकोनॉमिकली यूनिफिकेशन आ गई थी। बट क्या हुआ ट्रीटी ऑफ वियना के टाइम में, ये जो 39 स्टेट्स पहले नेपोलियन की रूलिंग में आ रहे थे, अब नेपोलियन तो हार गया था, तो ये जो 39 स्टेट्स थे ना ये बट गए। ठीक है, बट कैसे गए देखेंगे आप। ये वाला जनरली एरिया है, ये 39 स्टेट्स वाला ये। ठीक है, अब ये बट कैसे गए, यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे नॉर्थ में सेल्सविक एंड हॉलस्टीन, ये एरिया जो है डेनमार्क को दे दिया गया। ठीक है, ये जो सेल्सविक और हॉलस्टीन वाला एरिया है ये किसको दे दिया गया था? डेनमार्क को। सदर्न स्टेट्स जो है यहाँ पे, ये जो सदर्न स्टेट्स थे, ठीक है, ये नीचे दे दिए गए थे। ठीक है, और ये जो मिडल वाले पार्ट है ये फ्रांस डिमांड कर रहा था इनकी, तो ये फ्रांस के पास थे। तो अब जनरली क्या है कि वो 39 स्टेट्स जो हैं अलग अलग बटे हुए थे, कहलाती तो वो जर्मन कन्फेडरेसीज थी, बट क्योंकि ट्रीटी ऑफ वियना के टाइम में शांति रखने की बात की गई थी, तो वहाँ पे जो उसके आसपास वाली प्रेसिडेंसीज थी उन्हें कह दिया गया था कि ये आपस में आप बांट लीजिए। तो वो नॉर्मली जो है कहलाती तो जर्मन कन्फेडरेसीज थी, पर आती अपने अपनी रीजन्स के हिसाब से अपने अपने किंग के अंडर में थी। तो अब बिस्मार्क को जनरली क्या करना था, बिस्मार्क को इन पूरे एरिया को, इस पूरे एरिया को यूनिफाई करना था और क्या कहलाना था? जर्मनी। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे इन्होंने सबसे पहला स्टेप क्या उठाया कि ये जो सेल्सविक और हॉलस्टीन है जो कि ब्रिटेन को वियना कांग्रेस के बाद हैंडल कर दिए गए थे, और जो सदर्न स्टेट्स हैं जो कि ऑस्ट्रिया को दे दिए गए थे, और जो मिडिल पार्ट्स थे जो फ्रांस के अंडर में आ रहे थे, कि इन सबको किसी तरह से जो डाइवर्सिफाइड दिख रहे हैं इन सबको किसी न किसी तरह से जर्मनी में यूनिफाइड करना है। तो फेज़ 1 में सबसे पहले बिस्मार्क ने क्या किया, ये जो सेल्सविक और हॉलस्टीन वाला एरिया है डेनमार्क से लेने की बात रखी थी। ठीक है, कि किसी तरह इन पर जो है डेनमार्क के ऊपर कब्जा किया जाए, डेनमार्क के साथ युद्ध लड़ा जाए और फिर जीता जाए। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं किसी से उसके एरिया को छीनने की बात करूँगी तो उसे वो पता चल जाएगा ना कि मैं यहाँ पे युद्ध कर रही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं से तो अपना बचाव देखेगा ही, है ना।
और डेनमार्क का जो देश था, डेनमार्क का जो साथी था वो था ऑस्ट्रिया, कि अगर इधर से बिस्मार्क डेनमार्क के ऊपर हमला करता है तो फ्यूचर में हो सकता है कि डेनमार्क तो रह जाए पीछे, पर उसका जो फ्रेंड है ऑस्ट्रिया वो बिस्मार्क के ऊपर जो है हमला बोल दे। तो इसीलिए बिस्मार्क ने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, जो ऑस्ट्रिया है उसके साथ अपना अलायंस बना लेता हूँ। ठीक है, इसने क्या सोचा कि जो ऑस्ट्रिया है मैं उसके साथ अपना अलायंस बना लेता हूँ। और अलायंस बनाने की जैसी बात रखी गई तो उसमें क्या किया गया, इसने ऑस्ट्रिया के साथ, ठीक है, बिस्मार्क ने अपना अलायंस बनाया और डेनमार्क के ऊपर दोनों ही देशों ने कंबाइनली असॉल्ट कर दिया, हमला बोल दिया, जिसमें कि डेनमार्क की हार हुई। और ये वाला रीजन इन्होंने कहा कि देखिए, इन्होंने एक कन्वेंशन अपने आप में साइन करा, यहाँ पे देखिए, ही फॉर्म्ड एन अलायंस विद ऑस्ट्रिया, है ना, ही फॉर्म्ड एन अलायंस विद ऑस्ट्रिया टू लॉन्च ए कंबाइंड असॉल्ट अगेंस्ट डेनमार्क एंड बोथ दीज प्लेसेस वर लिबरेटेड। ठीक है, उन्होंने कंबाइंडली ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क के ऊपर हमला बोला और जो है दोनों ही देश जो थे सेल्ज़विक और हॉलस्टीन, इनको लिबरेटेड, इनको आज़ाद करवा लिया। अब ये जो कन्वेंशन की थी इनकी गर्स्टीन के साथ, जो क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया का जो किंग है जिसका नाम है गर्स्टीन, ठीक है, इन्होंने कहा था कि हॉलस्टीन को तो ये ऑस्ट्रिया को दे देंगे और सेल्ज़विक जो है प्रशिया के पास रहेगा। जो इन्होंने अपना मतलब कि अपना अलायंस बनाया था ना, वो किस बेसिस पे बनाया था कि हॉलस्टीन जो है वो ऑस्ट्रिया रखेगा और सेल्ज़विक प्रशिया रखेगा। तो इस बात के चलते हॉलस्टीन तो किसको दे दिया गया, ऑस्ट्रिया को, और सेल्ज़विक जो है प्रशिया को। ये था फेज़ 1, ठीक है, जहाँ पे जनरली क्या हम देखेंगे, विक्ट्री ओवर डेनमार्क, है ना, इसका पॉइंट आप क्या बना सकते हैं, विक्ट्री ओवर डेनमार्क। अब दूसरा फेज़ जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे नॉर्दर्न कन्फेडरेशन को लेकर, ठीक है, जो ऑस्ट्रिया के पास पहले से ही थी। ये फेज़ 2, creation of Northern Germany Confederation 1866 Prussia fought war against Austria. Austrian forces were decisively defeated in the Battle of Sandoval in 1866. देखिए,